नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़ार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो रोजगार विद अंकित ऐप पे जो एसएससी जीडी के फ्री वीकली टेस्ट चल रहे हैं उसके मैथ सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए साथियों, वीडियो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे साथियों कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक्स के। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है हमको। तो गोले का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यही हमको ज्ञात करना है। तो 4 पाई की वैल्यू हमें रखनी है 3.14 इंटू आर की कितनी है 32 सेंटीमीटर यानी 32 का स्क्वायर। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3.14 और 32 का स्क्वायर क्या होता है साथियों? वो होता है 1024। तो इसमें 4 का जब मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 40 96 इंटू 3.14। तो साथियों इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इधर भी इकाई का अंक 4 है, सभी में 4 4 है, तो यूनिट डिजिट तो नहीं हो रहा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12,861.44। 12,861.44। तो सी इसका सही आंसर है 12,861.44 है। तो आई होप ये शायद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक संख्या दी गई है, उसका जो घात है वो है 42 यानी 1829 की घात 42 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है। तो 9 के ऊपर ही तो इकाई का अंक डिपेंड करेगा। अब आइए देख लेते हैं, अगर 9 की घात जैसे 9 की घात अगर 1 होती है तो इकाई का अंक आएगा तो आएगा 9। और इकाई पे 9 पे अगर घात 2 होती है तो ये हो जाता है 81 उस। और 9 की घात 3 हो तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 729। और 9 की घात 4 हो तो इसमें 9 का यानी इसमें भी आ जाएगा 1 इकाई का अंक। यहाँ भी कोई संख्या रह ही होगी। अब आप देख पा रहे होंगे अगर 9 पे कोई घात अगर 1 है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, 3 है तो 9 आ रहा है और 4 है तो 1 आ रहा है। यानी अगर 9 पे जो घात है वो सम है तो 1 आएगा और विषम कोई घात है तो कितना आएगा? तो आएगा 9। देखिए ठीक। तो अब इस पे आप देखिए घात कौन सी है 42 42 सम है। तो इसका मतलब जो इसका इकाई अंक जो होगा वो होगा 1। अब 9 पे आप कितनी भी बड़ी घात चढ़ा दीजिए आप, अगर ये घात चढ़ी हुई है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? ये सम है तो आप सीधे मार दीजिए सम है तो 1 आएगा। अगर इसमें इकाई का अंक एक विषम होती तो कितना आ जाता? 9 आ जाता। तो सम के लिए तो 1 है और विषम कोई घात है तो उसके लिए 9 है। तो डी इसका सही आंसर है 1। आई होप कि ये भी साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है, दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। तो केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे हुए को कितने वोट मिले? अब साथियों आप सभी को पता है कि कोई भी मतदान जो होता है वो 100% है अपने आप में। तो 100% अगर मतदान हुआ है उसमें से जीतने वाले को कितने मिले हैं 57% और हारने वाले को कितने मिलेंगे? तो 100 माइनस 57 यानी 43%। तो ये हारने वाले को अब परसेंट में उसने कितने से हराया? तो परसेंट में उसने हराया 14 यानी 14% से उसने हरा दिया। लेकिन 14% से नहीं हरा के कितने से हराया? 6,524 से। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6,524 डिवाइड बाई 14। चाहिए हमको साथियों कितने की? 43% की। तो 43% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
तो 6524 इंटू 43 डिवाइड बाई 14। अब इसको साथ ही डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 में 63 और बचेगा कितना 2, 22, 7 21, 7 दूनी 14 और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब साथियों यहाँ से जो इकाई का अंक है कितना 8 आएगा लास्ट में, 36 18 यानी एक में ही 8 है, इसमें डबल जीरो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बी इसका सही आंसर है, आगे ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो 20,038 बी इसका सही आंसर है। हारे वाले को जो मतदान हुआ है वो 20,038 वोट मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 15 वर्षों के जो चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की कितनी हो रही है 2 गुनी, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 40-96 गुना हो जाएगी। तो कोई राशि मान लेते हैं 1 रुपये थी, वो कितनी हो गई 2 रुपये हो गई, कितने वर्षों में 15 वर्षों में। अब वही राशि अपने आप की कितनी गुना हो रही है 40-96 गुना। तो इसको हम साथियों कैसे लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे ये 64 का स्क्वायर है। जब ये 64 का स्क्वायर है तो 64 को अगर हम 2 में लिखना चाहेंगे 2 की घात में, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 इंटू स्क्वायर यानी 2 की घात 12। अब 2 की घात 12 और यहाँ पे 15 वर्षों में हो रही है, तो मैंने कहा जब ऐसे गुना होता है तो क्या कर लेते हैं हम घातों का वर्षों में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1080। तो ए इसका सही आंसर है 1080। तो 1080 वर्षों में अपने आप की 4096 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पहिए का अर्ध व्यास कितना है, तो 22.4 सेंटीमीटर है। तो अर्ध व्यास क्या होता है, तो आप बोलोगे d/2 यानी बराबर r। तो कितना है 22.4 सेंटीमीटर और कह रहा है कि 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी जब 500 चक्कर लगा देगा पहिया तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हम ये देख लेते हैं एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए ये क्या है पहिया है, अब ये दूरी तो तय करेगा वो अपनी परिधि के अनुसार तय करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट अगर होता है तो यहाँ तक इस पॉइंट तक कितनी दूरी तय कर लेगा वो, तो जो उसकी परिधि है मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट यहाँ से मान ले इतनी है इसकी परिधि, तो जो परिधि के अनुसार ही तो ये चलेगा। जब यहाँ से ये रोटेट होकर चलेगा इसके पास, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ तक आएगा, तो ये जो अपनी परिधि के अनुसार चलेगा तो एक चक्कर लगाएगा एक परिधि पूरी यानी 2πr एक परिधि का चक्कर लगा देगा, तो एक चक्कर में 2πr दूरी चलेगा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, तो पाई की वैल्यू जाएगी 22/7 इंटू 22.4। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चक्कर में आएगी ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये आएगी 3.2 और ये 22 दूनी 44, 44 इंटू 3.2, तो एक चक्कर में कितनी आ गई, तो 44 दूनी 88 और 44 क्या 132, 132 यानी 140.8 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में 140.8 सेंटीमीटर दूरी चल रहा है पहिया। तो 500 चक्कर में, तो 500 चक्कर में कितनी चलेगा, जब एक चक्कर में चल रहा है 140.8, तो 500 चक्कर में जाएगा तो 140.8 इंटू 500, तो ये 500 चक्कर में चलेगा। अब ये आएगी सेंटीमीटर में दूरी, अब हमको चाहिए मीटर में, तो 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये 5 8 40, 5 चक 20 और 5 1 5 और 2 7 और पॉइंट ये, तो 704 मीटर 500 चक्कर में चलेगा 704
704 मीटर, यानी बी इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। क्या है कि एक चक्कर में जो पहिया दूरी चलेगा वो अपनी परिधि के अनुसार चलेगा। तो परिधि हमने निकाली, वो आ जाएगी हमारी 140.8 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में 140.8 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 500 चक्कर में कितना चलेगा? 140.8 इंटू 500। जब इसको ये आ जाएगी हमारे सेंटीमीटर में। अब हमको जो उत्तर दिया है वो मीटर में दिया है, तो फिर 100 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 704 मीटर। ठीक, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी साथ काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कर देंगे? इजी क्वेश्चन है साथी। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? तो आप कहिएगा 12 दिनों में। बी और सी करते हैं 15 दिनों में, और सी और ए करते हैं 20 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। तो ए और बी जो मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 12 60, 5 यूनिट। 15 चौका 60, 4 और 20 के 60, 3। अब यानी तीनों मिलके काम कितना करेंगे? तो देखिए हर जगह दो दो हैं दोनों, ए भी डबल है, बी भी, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 3 12। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे 6, तीनों मिलके। अब टोटल वर्क कितना है? तो टोटल काम है 60, और तीनों मिलके काम कितना कर रहे हैं? 6। तो दिन कितना आ जाएगा साथियों? 10 दिन। तो डी इसका सही आंसर है, 10 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। आई होप कि साथियों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये साथियों सॉल्व कर लेते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए पहले डिविजिबल, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट वाला? तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 8, और यहाँ ये 23। अब ये 23 आ जाएगा ब्रैकेट में, और 23 से 23 डिवाइड होगा तो मतलब ये आएगा 1। अब इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1, और ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 31 या 93 माइनस 1। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे 30 आ गई। 30 और 47 कितना हो जाएगा? तो 30 और 47 हो जाएगा 77 और 77, और ये जो वैल्यू आएगी 7 और 6 13, जब इसको ऐड करेंगे तो यानी जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 3, और 9 7 16 यानी 173 हो जाएगा। ए इसका सही आंसर है 173। ए इसका सही आंसर है। तो थोड़ा जल्दी किया है साथियों, बट वही है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें समझने वाला। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों थोड़ा सा देखेंगे, इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले देखने से पहले आप ऑप्शंस देखिए। इसमें जो इकाई का अंक है वो 6 है, पॉइंट के बाद देखना, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। अगर 6 को छोड़ के 2 या 8 अगर इकाई का अंक बचता है तो आंसर एक बार में निकल आएगा। अगर 6 में से आता है कोई यूनिट डिजिट तो उससे अगला वाला देख लेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे 6 है और यहाँ पे 2 है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, और यहाँ से कितना आएगा। अगर आप देख पा रहे हो ये क्या है, परसेंट की वैल्यू डिवाइड बाई 100, यहाँ भी डिवाइड बाई 100 है और यहाँ भी डिवाइड बाई 100 है परसेंट की वैल्यू। ठीक, तो इस जीरो से तो इस जीरो खत्म, यहाँ से जो पॉइंट के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो आप बोलोगे 0 आएगी। यहाँ से पॉइंट की जो संख्या आएगी कितनी आएगी? तो देखिए 25 चौके 100, और यहाँ से 75 है तो ये भी 25 से पूरा जाएगा, हमें सॉल्व करना नहीं है। ये भी 25 से जाएगा और ये चट जाएगा 4 से, तो यहाँ से पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी वो 0 आएगी। अब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही जगह से यूनिट इकाई अंक आ रहा है, वो क्या आ रहा है? वो यहाँ से आएगा। तो जब यहाँ से आएगा तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ से इकाई का अंक क्या मिल रहा है। तो हम इसमें 184 का मल्टीपल कर देंगे। अब हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए 4 पन्ना 20 और 4 चौक 16 और 2 18 है, और 58 40 और 8 चौक
अड़चक 32, ये सॉरी साथियों ये आएगा इंटू अड़पन 40। अब यहाँ से जो वैल्यू 2 प्लस वैल्यू आई वो आएगी 80 आएगी, और डिवाइड बाई 100 है, यहाँ डिवाइड बाई 100 है ना, तो 80 के बाद जो पॉइंट लगेगा वो आ जाएगा ये करके, यानी 0.80 आएगी वैल्यू। अब आप ये देखिए जो इकाई का अंक आ रहा है उसमें आ रहा है 8, तो इकाई का अंक 8 किस में है, तो इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 1 में ही है, एंड डी इसका सही आंसर है 1769। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हमको यहाँ से 0.0 इनमें सिर्फ 1 में ही हमको 0.8 मिल रहा है, ठीक, तो यही आंसर हो जाएगा डी। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, बट आप करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में व्यवसाय में कुछ पैसे निवेश किए, लेकिन कुछ महीने बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में जो लाभ है वो 7:10 है, सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था। अब साथियों ये पॉइंट सोचने वाला है, पूछा है रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, यानी जो सती ने पैसे वापस ले लिए जिस टाइम तक लगाया, जिस समय के बाद ले लिया, उसके बाद रथिन ने ये अकेला काम किया, तो वही उसका समय पूछा है। देखिए ये हो जाएगा सती, एस फॉर सती और आर फॉर रथिन। तो इन्होंने किस अनुपात में लगाए हैं, तो इन्होंने लगाए हैं 6:5 में। अगर सती ने वापस लिया है तो हम मान लेते हैं सती ने x महीने बाद वापस ले लिया, तो इसने x महीने तक लगाए और इसने 12 महीने तक लगाए, तो यही जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 7:10 के बराबर, यानी 6x/5 इंटू 12 बराबर कितना है, तो आप बोलोगे 7/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, यानी 6x बराबर हो जाएगा 7 × 60/10, तो 6 × 60 और 10 से 10 खत्म, यानी x बराबर आ जाएगा 7। तो सती ने 7 महीने तक पैसा लगाया था, तो सती ने कितने महीने तक, तो 7 माह तक लगाया। अब ये आंसर नहीं होगा, 7 माह आंसर नहीं होगा, उसने कहा है रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, तो 7 महीने के बाद 12 महीने तक निवेश है, तो 7 महीने के बाद कितना महीना बचा, तो आप बोलोगे 5 महीने, 5 महीने तक अकेले, ठीक, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 महीने तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। उसने पूछा रतन ने अकेले महीने कितने निवेश किया, या कितने, अगर ऐसे पूछ लेता कितने महीने बाद सती ने छोड़ दिया, तब आंसर 7 होता, या कितने महीने तक लगाया तब आंसर 7 होता। अब पूछता कि सती ने कितने महीने नहीं लगाया, तब 5 होता। ठीक है, तो 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है, यदि वह 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी वो किस गति से तय करेगा। टोटल दूरी कितनी है साथियों, तो वो है 600। इसको तय करना है 22 सेकंड में, कितने में, 22 सेकंड में। लेकिन पहली आधी दूरी यानी 300 मीटर बची कितनी, तो शेष दूरी बचेगी 300 मीटर। इस दूरी को उसने कितने में किया है, तो आप बोलोगे 25 सेकंड में, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये स्पीड है, तो यहाँ से समय कितना लग जाएगा, तो 300/25, यानी ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 12 सेकंड। अब 12 सेकंड ये इसने 300 मीटर दूरी तय कर ली है, टोटल हमें 22 सेकंड तक चलना है, तो बचा कितना, जो रिमेनिंग समय, जो रिमेनिंग टाइम है वो कितना बचेगा, तो बचेगा 22 में से 12 जाएगा तो 10 सेकंड, यानी जो शेष दूरी है उसको 10 सेकंड में तय करना है, तो स्पीड क्या रहनी चाहिए, तो आप सीधे बात बोलोगे 30 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, यानी 300 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करनी है, तो ये आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 20 का सही आंसर है।
30 मीटर पर सेकंड। ठीक, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 0.9, 0.48 और 0.525 का HCF ज्ञात करना है। तो अगर HCF ज्ञात करना होता है भिन्नों का तो क्या होता है, तो आपको ऊपर तो HCF लेना होता है, HCF, और नीचे क्या आता है, LCM। ठीक, यानी अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 9/10, इसको लिख सकते हैं 48/100, और यहाँ से लिख सकते हैं 525/1000। तो इसको और तोड़ेंगे तो ये आएगा 9/10, और ये हो जाएगा 12/25, और यहाँ से 25 दूनी 50, 25 एकन 25, और 25 चौका 140। अब इसका देख लेते हैं HCF क्या आ जाएगा, तो आप देखिए 3 कॉमन है, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 फैक्टर है, तो ऊपर आएगा 3, नीचे क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा इनका LCM 200। कितना आएगा, 100 और 25 का LCM 100 हो जाएगा, और 100 और 400 का 40 का 200 हो जाएगा, यानी 200, 3/200, ये इसका HCF हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर है 200। ठीक, 3/200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु को 23% के लाभ पे और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो 928 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य। ठीक है, अब उसने पहले 23% के लाभ पे बेचा है, फिर उसने 9% की, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा, हानि क्या होती है माइनस में, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 23 + 9, यानी 32%। तो 32% की जो वैल्यू दी है वो कितनी है, 928। तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 928 बटे 32। हमको क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 32, और 8 एकन 8, और ये हो जाएगा 8 एकन 8, 8 छूं 48, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 ने 36, यानी 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 29। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2900। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, 2900। सी इसका सही आंसर है 2900 रुपये। ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 23% के लाभ पे बेच रहा है, फिर हानि बेच रहा है, तो उनका डिफरेंस, हानि क्या होती है, माइनस में होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 23 और 9 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 32% की वैल्यू दी है 928। तो क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, तो 100% की जो वैल्यू निकाल लेंगे वो आ जाएगी 29। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा साथियों, 121 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत वजन 71 है। यदि प्रबंधक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए, प्रबंधक का वजन ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब एवरेज जो कितना है 121 का, तो आप बोलोगे 71 kg, और प्रबंधक का वजन शामिल करने के बाद, प्रबंधक का वजन जब शामिल कर लेंगे तो एक औसत बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम बढ़ रहा है। अब आप ये बताइए, अगर प्रबंधक जो आया है अगर वो केवल और केवल 71 किलोग्राम का होता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट पड़ता, तो आप कहते एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन 1 किलोग्राम बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 किलोग्राम बड़ा है। तो देखिए 1 किलोग्राम खुद भी तो लाया होगा, अब जो एवरेज है वो कितना हो रहा है, अब जो एवरेज है वो 72 kg हो रहा है, 72 kg हो रहा है। यानी प्रबंधक जो होगा 72 किलोग्राम तो खुद के लिए लाया होगा, 72 किलोग्राम तो खुद के लिए लाया होगा, और ये जो 121 खिलाड़ी हैं इनको भी तो 1 किलोग्राम उसने दिया होगा, क्योंकि उसकी जो उसका जो वजन है उसी में से तो कम हुआ होगा। तो कितना, 1 किलोग्राम कितने के हिसाब से, 121 में,
तो 1 किलोग्राम 1 के 121 में डिवाइड कर दीजिए, यानी जब डिवाइड करके बना है तो इसका मतलब मल्टीपल होगा, यानी जो 1 किलोग्राम है 121 को दिया होगा तो कितना हो जाएगा, तो 72 प्लस 121, तो ये हो जाएगा 3, 7 और 2 9, 193, यानी जो प्रबंधक की जो आय होगी वो 193 किलोग्राम होगी। तो सी इसका सही आंसर है 193। अच्छे से समझ लीजिए, अगर प्रबंधक की आय यानी प्रबंधक की जो आय होती 71 किलोग्राम होता, वजन जो है 71 किलोग्राम होता, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरेज क्या है, सबका बड़ा है कितना, तो आप बोलोगे 1 किलोग्राम बड़ा है, यानी 1 किलोग्राम 71 से 1 किलोग्राम अधिक, तो 1 किलोग्राम अधिक अपने लिए लाया हुआ है, यानी 72 किलोग्राम का खुद होगा, मान लेते हैं 72 किलोग्राम का खुद था, और 1-1 किलोग्राम उसने अपने में से ही पहले दे रखा है, कितने खिलाड़ियों को, 121 खिलाड़ियों को, टोटल कितना 72 प्लस 121 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 193 केजी का जो है प्रबंधक होगा। ये है शॉर्ट मेथड। ठीक, बेसिक से करना चाहो तो 121 इंटू 71 और 1 किलोग्राम 72 इंटू 122 करके ऐसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 था, बिक्री के दौरान 20 और 15% की दो छूटें दी गई हैं, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब 20% को चलिए सॉल्व करते हैं, तो 20% को क्या ले सकते हैं, तो आप बोलोगे 1/5, कितना 1/5, और 15% को तो 3/20, ये डिस्काउंट है। तो यानी अगर उसका क्रय मूल्य 5 रुपये था तो 1 के डिस्काउंट में बेचा तो कितने में बेचा, 4 रुपये में, तो ये सीपी है, ये एसपी है। और यदि उसका 20 रुपये होता तो कितने में बेच रहा था, तो 3 - 17 में बेच रहा था, तो 20 × 100, 17 चौका 68, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु बेची कितने की, 68 रुपये की डिस्काउंट के बाद। तो ये 100 रुपये की ना होकर कितनी है, तो आप बोलोगे 100 रुपये की जो वैल्यू है वो 1800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 है, तो 68 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 18 × 68। वही बात, यूनिट डिजिट कितना है, तो 8×2 64, लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो यहाँ क्या है 2, ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर 4 है, ये 9 है और ये 0 है, यानी 1224 इसका सही आंसर है, 1224। साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो यूनिट डिजिट से खेला कीजिए आप, बहुत अच्छे से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक आप बेसिक से कर रहे हैं, ट्रिक है वो बात सही है, लेकिन आपको बेसिक भी अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा तो बेसिक से सॉल्व करिए, टाइम है आपके पास तो ठीक, उसके बाद आप यूनिट डिजिट में आ जाइए, बहुत आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बी इसका सही आंसर है 1224। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 पदों का योगफल 163 है, पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है, पहले और अंतिम पद के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी और सी। कितना है 15:16 और ये कितना है 17:18। जब इसको फाइनल जो अनुपात जो आएगा तो यहाँ आ जाएगा 17 और यहाँ आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 15 × 17, यहाँ हो जाएगा 16 × 17 और ये हो जाएगा 16 × 18। ये डिवाइड हो रहा नहीं, मतलब यही इसका अनुपात आएगा। पूछा है पहले और अंतिम पद के बीच अंतर, तो पहला पद ये है और अंतिम पद ये है, तो हम इनके बीच का अंतर देख लें, तो अंतर डिफरेंस देख ली, तो ये हो जाएगा 15 × 17 डिफरेंस 16 × 18। तो आइए देखते हैं, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 17 × 5 = 85 डिफरेंस और 16 × 6 = 96 डिफरेंस, तो 3 × ये हो जाएगा 11 यानी 33। तो अगर डिफरेंस 33 आ रहा है तो इसका मतलब जो संख्या होगी, जो आंसर होगा उसमें 33 का मल्टीपल होगा। तो वही देख लेते हैं, 33 का मल्टीपल इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही आंसर है 660। तो सी इसका सही आंसर है 660, हमें आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, 660 इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1700 मीटर लंबा एक ट्रक 124 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। 94 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चलने वाली 1600 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे। अब ये मत कहना साथियों कि जो रेलगाड़ी से लंबा ट्रक है, क्वेश्चन में है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। 1700 मीटर लंबा ट्रक है। अब ये बताइए 1700 मीटर एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक दूसरे को जब पास करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे की लंबाई को दूर तय करेंगे। तो 1700 मीटर तो ये हो जाएगा और 1600 मीटर की ट्रेन की लंबाई, यही तो वो टोटल दूरी चलेंगे। तो टोटल दूरी कितनी जाएगी, 3300 मीटर। अब समान दिशा में चल रहे हैं तो इनका क्या आ जाता है चालों का, तो आप बोलोगे चालों का डिफरेंस। तो चालों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और हमको चाहिए सेकंड में आंसर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 30 इंटू 5/18, तो ये आ जाएगा 56, 30 36 18, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब टोटल दूरी कितनी है, तो 3300 मीटर। किस चाल से चलनी है, तो 25/3 से। तो 25/3 से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3300 इंटू 3 डिवाइड बाई 25। तो 25 देखिए ये 4 बार जाती है, 12 12 3 36। तो ये हो जाएगा 4 12 4 12 13, यानी 132 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 1 3, 396। 396 इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है 396। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक संख्या को 65 19 से विभाजित करने पर शेषफल 97 आता है, तो उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो साथियों, तो ये जो संख्या होती है वो मोस्टली जो संख्या से विभाजित करने पर शेषफल पूछा उससे डिविजिबल होती है। जब अगर पूरी तरह से डिविजिबल है ये संख्या, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो जो शेषफल है उसी शेषफल को 53 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 44 आएगा। तो डी इसका सही आंसर है। ये जो 6519 है वो 53 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, उसके बाद ही ये आंसर आ सकता है। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये आंसर 44 नहीं आ सकता। ठीक है, डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोई दुकानदार 1350 रुपए के मूल्य में 15 दर्जन पेन खरीदता है, उन्हें 495 प्रति 5 दर्जन पेन के मूल्य पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए, अगर हमको ये पता पड़ जाए जितने हमने पेन खरीदे हैं उतने ही बेच दिए, तभी तो प्रॉफिट ज्ञात कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे 15 दर्जन है, यहाँ पे 5 दर्जन है, या तो आप यहाँ पे 15 दर्जन बेच दीजिए या फिर यहाँ पे 5 दर्जन खरीद लीजिए, केवल 5 दर्जन। अगर 15 जो दर्जन है वो कितने में खरीद रहा है, तो 1350 में खरीद रहा है। तो अगर हम यहाँ से 5 दर्जन की जो क्रय मूल्य है वो निकाल लें, तो 5 दर्जन की वैल्यू को यहाँ से 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5 दर्जन की वैल्यू जो होगी 3 चौक 12 और 5 15 450 रुपये। यानी 5 दर्जन जो पेन खरीदे हैं वो 450 रुपये में खरीदे हैं, और 5 ही दर्जन जो बेचे हैं वो 495 में बेचे हैं। तो ये तो है एसपी और ये है सीपी। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 45 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 450 रुपये पे, इंटू 100। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो परसेंट में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10%। 10%, तो ये इसका सही आंसर है। 10% लाभ है साथियों, क्या है, 10% लाभ है। हमने क्या किया है, हमको क्या है, किसी वस्तु पे प्रॉफिट और लॉस हम ज्ञात करने के लिए अगर हमको जितनी वस्तु खरीदी है उतनी ही बेच दी, तभी तो हम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए अब 15 दर्जन है, 15 दर्जन में हम 5 दर्जन बेचे हैं 495 के, तो क्या हम इससे ज्ञात कर पाते, नहीं कर पाते। तो हम ये मान लेते हैं कि 15 दर्जन की जगह हमने 5 दर्जन खरीदे होते
और 5 ही दर्जन बेच दिए होते तो हमको पता पड़ जाता। तो 5 दर्जन जो हमने खरीदे वो 450 रुपये में खरीदे और 5 दर्जन जो बेचे 495 में बेचे। तो इसका जो डिफरेंस है कितना 45 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे 450 पे। तो परसेंट में इंटू 100 आएगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसको साथियों इजी है, यहाँ से क्या निकलेगा तो यहाँ से आएगा 6, 6 और 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और इसका वर्गमूल लोगे तो ये बचेगा कितना 12। अब 12 61 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 49 रूट में। अब यहाँ से कितना बचेगा तो यहाँ से पूरा बचेगा 7। तो 1031 में से 7 जब माइनस जाएगा तो 1024 और इसको हम देखें ये किसका वर्गमूल होता है तो ये होता है 32 का। तो 32 इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पे 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है, तो मूल राशि का पता लगाएं। तो साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये है, तो मूल राशि तो हम वही साधारण ब्याज का जो सूत्र है PRT/100। अब P की वैल्यू ज्ञात हमको ज्ञात करनी है। R कितना दिया है तो 6% दिया है, टाइम कितना दिया है 10 माह, लेकिन ये क्या है वार्षिक। तो क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे अपॉन 100, कितना है 400 रुपये। तो देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, 6 दूनी 12 और 2 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो P बराबर आ जाएगा 8000 रुपये। तो P बराबर 8000 रुपये यानी C इसका सही आंसर है, P बराबर 8000 रुपये। ईजी है। SI बराबर कितना है PRT/100, तो सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ साथियों ये क्वेश्चन जो 20 थे वो सभी हो चुके हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है कि ये सॉल्व कैसे होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों मैं यकीन दिलाता हूँ कोई भी आपको जो डाउट होता है आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।